नमस्कार, स्वागत है आप सबका तर्कश के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सशान। तर्कश में आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर दिनेश अब्रोल साहब, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे नैरोबी में होने वाले WTO शिखर सम्मेलन की। ये 10वां मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन है, लेकिन इस पर कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सबकी निगाहें हैं। खासकर भारत के लिहाज से दो बड़े मुद्दे कृषि क्षेत्र को लेकर भी हैं और साथ ही साथ कुछ नए ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिनको डेवलप्ड कंट्रीज थोपना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं अगर कहूं कि 15 से 18 दिसंबर ये जो अहम बैठक होने जा रही है, क्या बड़ा एजेंडा है जो देखा जाए इस मंत्रिस्तरीय बैठक का? 15 से 18 दिसंबर को जो बैठक होगी उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खास उनका संबंध है। जैसे कि कृषि के मामले के बारे में, जब दोहा का विकास का राउंड, जिसको दोहा डेवलपमेंट राउंड कहा जाता है, जब उसके ऊपर फैसला हुआ था तो उसमें हमने अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की सब्सिडीज में कटौती होनी चाहिए, इसका एजेंडा उठाया था जी। और कहा था दूसरी तरफ से कि भाई हमारी जो सब्सिडीज हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर छोटे किसानों को, सीमांतर किसानों के लिए जाती है और हम ज़्यादातर अपना कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, हमारी तो कृषि आजीविका का साधन है, तो हमारी सब्सिडीज के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगें और जो पाबंदियां जो लगा दी गई थी उसके ऊपर दोबारा चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि 86 सन में जब शुरू हुई बातचीत, कृषि पहली बार गैट के एजेंडा पे लाई गई और WTO के 23 एग्रीमेंट का जो पैकेज था उसका एक वो हिस्सा बनी, तो उसके तहत हमारे ऊपर एक पाबंदी लगाई गई थी कि आपका जो एग्रीगेट मेजर और सपोर्ट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारी वैल्यू के प्रोडक्ट्स के। तो वो तो उसको अपन क्रॉस कर गए, क्योंकि इस बीच में जो है इनपुट के ऊपर सब्सिडीज बढ़ी और दूसरी तरफ से इन्फ्लेशन भी हुआ और ये 86 की रेफरेंस प्राइसेस के ऊपर तय होता था। तो उसके कारण हमारे ऊपर, जैसे कि जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जैसे कि अपन प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल आता है, तो वो सब्सिडी गिनी जाती है। तो वो सब्सिडी हम दे पाए, इसके लिए हमें मुश्किल हो रही थी, परेशानी हो रही थी। वो कह रहे थे कि यदि ये सब्सिडी आप दे रहे हैं तो ये बाजार को आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर आपको अपन डिस्प्यूट सेटलमेंट में ले जाएंगे। तो बाली में जैसे कि हमने जो इस मुद्दे को दोबारा उठाया, कहा कि हमारे को डिस्प्यूट सेटलमेंट में ना ले जाया जाए, इसके ऊपर उन्होंने एक समझौता हुआ G33 33 देशों को हमने इकट्ठा करके हमने वो फैसला करवाया। हाँ जी। तो उसके कारण एक पीस क्लॉज हुई, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। तो दूसरा मुद्दा ये भी है कि वो अपनी सब्सिडीज तो कम करें, तो लेकिन हमारे को डिस्प्यूट सेटलमेंट में मत लेके जाएं, इसके ऊपर परमानेंट सोल्यूशन दे। ये भी एक मामला है। क्योंकि इस बैठक से पहले मैं कहूँगा दिनेश जी की बहुत अहम जो एक राय है, चाहे वो अर्थशास्त्रियों की हो या फिर एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स की हो या फिर दूसरे सेक्टर्स की, उन सबका कहना है कि भारत ने अगर इस बैठक में अहम रोल या फिर अहम फैसले नहीं लिए तो एक बड़ा झटका कई सेक्टर्स के लिए है, जिसमें प्रमुख खेती है। नहीं, खेती क्योंकि मुख्य इसलिए भी है क्योंकि 70% जनता उसके ऊपर आधारित है और पिछले यदि आपने 2 दशक का हाल देखें तो कम से कम 3 लाख के करीब किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या की है और 2 मिलियन, जिस 20 लाख के करीब किसानों ने कृषि को छोड़ दिया है और जो नौजवान है वो कृषि नहीं करना चाहता है। तो हमारी कृषि की हालत अच्छी नहीं है। तो हमारे राज्य को, राज्य सत्ता को, स्टेट को सपोर्ट देने का हक होना चाहिए। इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। ये एजेंडा हमने रियलाइज किया था कि 2001 से, इसलिए दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में अपन लाए थे और इसके ऊपर आज जो विकसित देश हैं हमारे साथ बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। और जो थोड़ी बहुत भी जो पीस क्लॉज में जो आया था कि आप जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स को आप MSP देते हैं, बस उसी तक आप अपने आप को सीमित कर लीजिए। तो कोई नई क्रॉप मान लीजिए बाजरा हो, जवार हो, उसके ऊपर कोई आप सब्सिडी देना चाहें या किसी पल्सेस की, अभी आपकी दलहन की आपकी बड़ी दिक्कत आई, तो आप उसके ऊपर यदि सब्सिडी देना चाहें और किसान को इंसेंटिवाइज करना चाहें तो आपको पाबंदी है उसके। तो ऐसा क्यों है दिनेश जी? क्योंकि मैं देख रहा था कि आंकड़ों के लिहाज से अमेरिका जैसे देश में, वहां पर करीब 2.5 लाख रुपए मासिक कृषि सब्सिडी सरकार देती है। भारत में यह आंकड़ा सालाना 1,000 रुपए का है। उसके बावजूद सब्सिडी को लेकर भारत जैसे देश पर
डेवलप्ड कंट्रीज इस तरह का दबाव या फिर जो शर्तें थोप रहे हैं, आखिर क्यों? सी हुआ क्या, ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो था, कृषि के ऊपर जो समझौता किया गया, जो मैंने कहा कि पहली बार 1995 में कृषि को लाया गया गैट में, नहीं तो कृषि बाहर होती थी, क्योंकि उस समय यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ने जब गैट बनाया 1948 में, उन्होंने कृषि को बाहर रखा। तो अब क्योंकि वो कृषि उनकी विकसित हो गई और वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसलिए वो कॉम्पिटिटर नहीं चाहते, उनको प्रतियोगी नहीं चाहिए। तो एक तो, लेकिन हम तो प्रतियोगी भी नहीं है। ब्राजील तो एक्सपोर्टर है, ब्राजील तो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया तो जो है, भारत जो है, वो एक्सपोर्ट भी नहीं करता। हमारा वो अपना तो ही बाजार इतना ही खपत हो जाती अपना है। बड़ा है। और दूसरी ये इस मामले में ज्यादातर किसान तो पहले अपने लिए पैदा करता है, और जो बाजार में भी लाता है वो इमीडिएटली एक ऐसे भाव पे बेचना पड़ता है उसे कि उसमें कोई ज्यादा उसकी आजीविका की कुछ कहना चाहिए कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, कोई मुनाफा नहीं उसे होता। वो तो बेचता है, सिर्फ अपनी मजदूरी कमाता है। साहब जमीन से वो जो इनपुट लगाता है और उसके बाद जो आउटपुट आती है उसमें उसकी मजदूरी मिल जाए, उसे बहुत बहुत होती है। तो इसीलिए तो इतने लोग छोड़ रहे हैं। तो जब मुनाफे का मामला नहीं है, बाजार को अपन डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों? इसके ऊपर यदि मैंने कहा, जैसे आपने मोटा जो आंकड़ा बताया सब्सिडी का, मैं बताऊं, यदि मोटे तरीके में बताऊं, तो उनकी सब्सिडी अमेरिका की 10 से 15 गुना है हमारे किसान के ऊपर जो सब्सिडी हम देते हैं। यूरोप की ले, वो कम से कम 4 से 6 गुना उनकी सब्सिडी हमारे से ज्यादा है, तब भी वो अपनी सब्सिडी नहीं कम करना चाहते। उन्होंने अपनी सब्सिडीज को 3 बॉक्स में बांटा गया था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। एक ग्रीन बॉक्स था। ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि अपनी सब्सिडी को कम करने का जरूरी नहीं है। उसमें कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर सब्सिडीज डाली थी उन्होंने, कुछ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की सब्सिडीज डाली थी, और उनके ऊपर तो उन्होंने अपने को बचाव कर लिया और सारी सब्सिडी उसी में डाल रहे हैं। और हमारी सब्सिडी जो है उसको कह रहे हैं क्योंकि ये आपके ब्लू बॉक्स में है या एम्बर बॉक्स में है, अब इसको आप तो आगे बढ़ा नहीं सकते, इसको आप कम करें। और आखिरी जो बैठक हुई थी, मुझे याद पड़ रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि उसमें 31 जुलाई तक की सीमा रेखा दी गई थी, जहां पर एक छूट मिली थी भारत को। लेकिन जिस तरीके का, जो मैं वही कहूँगा कि जो ग्रीन बॉक्स का है, यानी खुद के लिए ग्रीन बॉक्स और दूसरे देशों के लिए वो दूसरे बॉक्सेस की तैयारी, ऐसे में फिर कैसे ये समझौता असल रूप में आ पाएगा? और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इसके कंपेरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज कुछ नई शर्तों के साथ आ रहे हैं, कुछ नए, मैं कहूं कि विवादित पॉइंट्स लेकर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, और उसके बाद उसको थोपना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पर। देखिए, जैसे अभी बाली में आप एक एक करके हम मुद्दा यदि उठाएं, तो एक ट्रेड फैसिलिटेशन का मुद्दा है, कस्टम प्रोसीजर्स का है, पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन का है, जिसके ऊपर लागत लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और एकदम के ऊपर उस एक ही कहते हैं ना, बहुत जल्दी से उसको विकसित करना वो संभव नहीं है। उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी शायद कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, लोन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो उसमें जो कस्टम प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने को तो इमीडिएटली वो करने को कह रहे हैं। ये ट्रेड फैसिलिटेशन का एग्रीमेंट उन्होंने हमारे से करवा लिया, क्योंकि जब हमने पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मामला हमने लाए बाली में, होता क्या है, ये बार्गेन होता है। वो कहते थे आपको स्टॉक होल्डिंग पे आपको कुछ चाहिए तो आपको हमारे लिए बाजार खोलना पड़ेगा, गिव एंड टेक की पॉलिसी वहां पर, गिव एंड टेक, तो उसमें आप ज़्यादा आयात करें। हैं, लेकिन ट्रेड फैसिलिटेशन से हमारा कोई निर्यात तो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, आयात बढ़ने वाला। कैसे, क्यों, आप पूछेंगे। क्योंकि यदि आप 2009 से जो मंदी आई है सारे बाजारों में उनके यहाँ पे, तो हमारी तो एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। हमारे जो ग्रोथ रेट यदि एक्सपोर्ट्स का देखें, और कुछ सेक्टर्स में तो एब्सोल्यूट डिक्लाइन हमने देख रहे हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में हमारी आयात जो है इम्पोर्ट बढ़ रही है। जैसे कि आपको मैं स्टील का उदाहरण दूँ, आज ही सरकार ने आज ही अखबार में आया है कि स्टील के ऊपर उन्हें काउंटर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगानी पड़ी स्टील के ऊपर। आज हमारा 9.31 मिलियन टन इंपोर्ट करना स्टील, ये हम करते हैं। उसमें चाइना, साउथ कोरिया और जापान और यूएस से हमारा ये स्टील आता है। तो उसको उतना उन्होंने सब्सिडी दी हुई है, इतना उनकी जो है, हमें एंटी डंपिंग तब लगा सकते हो यदि आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी सब्सिडीज दी हैं जो कि उन्हें नहीं लगानी चाहिए, देनी नहीं चाहिए। तो जहाँ उन्होंने टैरिफ्स इतने कम लो कर दिए, तो ये जो सारे मामले हैं ट्रेड फैसिलिटेशन का, भाई आपने गिव एंड टेक के मामले में ये ले लिया, अब वो जो है उन्होंने नए मुद्दे और भी ले आए। तो मैं एक ट्रेड फैसिलिटेशन का मामला बताया आपको। अभी जो मामले हैं कि नए इशू जिनके सिंगापुर में आए थे, ये उरुग्वे राउंड के बाद, जबकि ये WTO बना, तो सिंगापुर का राउंड जब आया तो उसमें उन्होंने मुद्दे लाए थे पूंजी निवेश का, सरकारी जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जो सरकार अपना हस्तक्षेप करके
मार्केट में से सामान उठाती है, जैसे कि किसानों को सपोर्ट करती है, इसी तरह से इंडस्ट्री में भी कर सकती है। बहुत सारे मेडिसिन करती है, जैसे एसेंशियल मेडिसिन यदि अपन तमिलनाडु में, राजस्थान में, दिल्ली में, कई राज्यों में अपन लोगों को सप्लाई करते हैं अपने हेल्थ सिस्टम को, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में वो चाहते हैं कि भाई उनके लिए बाजार खुले। पूंजी निवेश मतलब आप पूरा, जैसे जो आपका पूंजी निवेश का, विदेशी पूंजी का निवेश, एफडीआई का जो मामला है, उसमें वो खुली छूटें चाहते हैं कि चाहे वो प्री एस्टैब्लिशमेंट ट्रीटमेंट हो या पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट, जब अंदर आ जाए एफडीआई, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ये जो है एमएआई, उसको मल्टीलैटरल एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट कहा जाता था। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का मुद्दा लाए, कॉम्पिटिशन का, प्रतियोगिता के लिए जो मार्केट में होती है, उसका कानून क्या होना चाहिए वो तय करना चाहते हैं। आपके लिए पर्यावरण की नीतियां आपकी कैसी हों वो उसके ऊपर वो तय करना चाहते हैं, उसके ऊपर वो अंकुश लगाना चाहते हैं। आपके अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे लेबर का भी लॉज जो है, किस तरह से आप लेबर लॉज बनाएं ताकि पूंजी को कहीं ना कहीं आघात नहीं होना चाहिए, उसकी आज़ादी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर वो जो कानून बने वो उनकी नियमों के अनुसार, उनकी समझदारी के अनुसार बने। चाहे हमारा मजदूर जो है भूखा मर रहा हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई ये जो है तो ये जो सारे नए मामले हैं जिनको उन्होंने कहा है 21वीं सदी के मुद्दे हैं, ये कहते हैं कि 21वीं सदी का मुद्दे क्या, क्यों भाई? अब कहते हैं जी व्यापार और बाजार जो है पूरा बदल चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया, चाइना ये राइजिंग पावर्स है, हमको अमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है। हमें विकसित जो देश हैं कहते हैं कि तुम विकासशील देश के पार्ट नहीं हो, अब तुम अमर्जिंग इकोनॉमीज हो, राइजिंग पावर्स हो, तुम्हारे ऊपर तो नियम अलग होने चाहिए। जैसे कि हमारे ऊपर नियम है, उसी तरह के नियम आपके पास होने। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कोई नहीं होना चाहिए आपको। जैसे कि पेरिस में अभी कॉमन और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही, WTO में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता था कि चाहे यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या निर्यात के मामले में, टैरिफ्स के मामले में, या स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसके ऊपर कहते हैं कि वो आप उसके हकदार नहीं हैं। तो विकासशील देशों से हमें अलग किया जा रहा है। तो 21वीं सदी में वो कहते हैं कि भाई जो जिस तरह से आपके लिए ये पूंजी का मामला है, गवर्नमेंट प्रोक्योर का मामला है, इसके ऊपर अब आपको घरेलू नीतियां जो बनाने का अपने में स्वायत्तता नहीं है, आपके पास आज़ादी नहीं है, अब आप स्वतंत्र नहीं है। कैसे मुमकिन हो पाएगा, सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की पाबंदियां वो चाहते हैं, क्या कोई एक सॉवरेन कंट्री और ख़ासकर ऐसा देश जिसकी आबादी 60 से 70% कृषि सेक्टर में हो, जिसकी गरीबी की जो मैं कहूँ कि जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, क्या वाकई उसके लिए मुमकिन है ये? देखिए वो जो चाहते हैं कि प्रतियोगिता विश्व बाजार में उनको ना चुनौती दे पाए उनको अपन उनके प्रतियोगी ना बन पाए, यही 1995 में WTO बनाने का यही उनका तरीका था। बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का मामला उन्होंने पहली बार लाए, ट्रिम्स लाए, ये जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन, जिसमें जैसे कि लोकल कंटेंट रेगुलेशन अपन लगाते थे कि भाई जब आप मेक इन इंडिया की आज बात कर रहे हैं तो भाई यदि आप यहाँ पे आके बनाते हैं तो कम से कम इतनी वैल्यू एडेड आपका होना चाहिए। यहाँ आप हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदें, हमारे से कंपोनेंट यहाँ से खरीदें, ताकि यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बने। जैसे मारुति कार यदि बनती है तो फरीदाबाद में कुछ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो है एंसिलरीज लगी थी। तो ये जो है ये औद्योगिकरण का एक रास्ता था। इसी तरह ये सारी दुनिया इसी तरह से विकसित हुई। जापान देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, कोई भी देश देख लीजिए, उन्होंने इसी तरह से। लेकिन कहते हैं अब आप वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज नहीं कर सकते जो हमने यूज किए, जिससे हम औद्योगिकरण हुए, क्योंकि आप प्रतियोगी बन जाएंगे। तो आपको प्रतियोगी नहीं बनना। ये जो है एक नई फिलॉसफी नवोदारीकरण की, जिसको हमने अपना भी लिया है। नवोदारीकरण की नई फिलॉसफी आप कह रहे हैं। यहाँ पर रुकना होगा, एक ब्रेक ले दिनेश साहब, और ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके की शर्तें थोपने की कोशिश हो रही है और WTO की इस बैठक में जो सबसे बड़ी शंका है उसको आपने सुना, लेकिन इस सब के बीच भारत जैसे देश का रुख क्या होना चाहिए, उसके सामने विकल्प क्या है, समझने की कोशिश करेंगे ब्रेक को। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तर्कश, हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर दिनेश साहब। जिस तरीके से दिनेश जी कृषि को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कहूं कि इंडस्ट्री को लेकर भी हैं, IT सेक्टर को लेकर भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी हैं। यहाँ पर क्या बड़े फैक्टर हैं जिनको लेकर भारत जैसे देश में मैं कहूं कि शंकाएं भी हैं और वो उसके पीछे तर्क भी हैं? जो उनको WTO में नहीं मिला
वो उन्होंने कई बार प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट से ले लिया। प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जरूरी सारे देश यदि उसमें ना भी माने तो जो लोग मान रहे हैं उनको साथ में ले लो। यानी अगर 30 देश है तो गिनती के 4 या 5 देश भी चाहें तो कर सकते हैं। उनको ले लो प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। तो उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया था। उसके तहत आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 0 टैरिफ्स हो गए 200 प्रोडक्ट्स के ऊपर 98 से। और आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हालत ये है कि अपन जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंपोर्ट करते हैं। चाहे आपका मोबाइल में चिप आती है जो है, या आपका सेमीकंडक्टर्स जितने भी हैं या पीसीबीज हैं, ये सारे आप जो हैं टोटल सारी इंपोर्ट ले लें, जितनी भी कंपोनेंट मिले वो ऑयल इंपोर्ट बिल के आसपास कहीं पहुंचने वाली है। इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है आपका। तो आप चाहेंगे कि मेक इन इंडिया के तहत आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दोबारा खड़ी हो कर पाएँ आप, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसी हो। तो उन्होंने एक ITA 2 सोच लिया है। उन्होंने इसी तरह से केमिकल्स में, मशीनरी में, सब में सेक्टरल्स ला रहे हैं। तो उसमें कहा कि आप अपने टैरिफ जो है 0 करो या 0 के आसपास लेके आ जाओ, ताकि आप अपनी जो प्रोटेक्शन देते थे, इन्फेंट इंडस्ट्री जब होती है तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने अभी नई इन्वेस्टमेंट की, आपकी लर्निंग हो रही है, आप कैपेबिलिटी बना रहे हैं, तो उसमें आपके रिटर्न्स कम होते हैं और खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको ITA 2 के ऊपर अब उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है, आपकी कार में जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स में मॉड्यूल कंपोनेंट्स जो हैं वो जो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहना चाहिए, वो तो ऑटो के पार्ट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें थोड़ी सी भी यदि है, चिप भी है, थोड़ी सी भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, तो उस ITA 2 में वो लाना चाहते हैं। इसी तरह से जो आप अभी फोटोवोल्टिक बनाते हैं, एनवायरमेंटल सर्विसेज गुड है, जहाँ आपके कोई भी बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो एनवायरनमेंट रेमेडियल के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सब को इनको सबको जो है उन्होंने उसको इन्होंने अब जो है एक नया उस पर प्लूरीलैटरल लाना चाहते हैं एनवायरमेंटल सर्विसेज गुड में। तो नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि आप अपना औद्योगिकरण ना कर पाएं, कम से कम आसानी से तो ना कर पाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपन कॉम्पिटिटिव। अभी पहले क्या होता था, लाइन बाय लाइन इंडस्ट्री में टैरिफ आपको कम करने को कहा जाता था, लेकिन आपको रेसिप्रोसिटी नहीं देना पड़ती थी। मतलब यदि वो कम करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसी में कम करो, हमें रिक्वेस्ट एंड ऑफर बेसिस के ऊपर होता था। लेकिन अब स्विस फार्मूला है, एक ही फार्मूला सबके ऊपर अप्लाई, जितना वो कम करेंगे उतना वो कम करेंगे, उससे भी ज्यादा हमें जो है, तो क्योंकि हमारे टैरिफ ज्यादा हैं तो और भी कमी हमारे को होती है। तो ये जो नामा है उसमें फिशरीज के ऊपर, उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स ही नहीं आते जिसका मैंने अभी नाम लिया। अभी मैं यदि आपको दूसरे जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर मेरा कल ध्यान दिलाने की जरूरत है, जो कि मैंने जिसका जिक्र किया था कि बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का, जैसे तो उसमें हमने 1995 में 1986 और 95 के बीच में उर्ग्वे राउंड जो हुआ उसमें जो चर्चा हुई, तो उन्होंने पहली बार ये बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का मामला, अदरवाइज इसका कोई ट्रेड के साथ, व्यापार के साथ देना नहीं था। ये तो एक इनोवेशन को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए या नहीं किया जाए, कैसे सेंट्रलाइज था, उससे बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संबंध होता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इसका व्यापार के हमारे ऊपर असर पड़ता है, तो आप इसके लिए अपने पेटेंट लॉ को बदलो। हमने उसी पेटेंट लॉ को बदल के हमने अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी की थी। लेकिन हमने उस पे, कहते हैं ना कि 1986 और 95 के बीच में दुनिया भी थोड़ी सी अलग थी, सोवियत यूनियन हुआ करता था, बाइपोलर नहीं वर्ल्ड था। हाँ, अब तो ये जो है ये बहुत ताकतवर देश उसके सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद, तो लेकिन जो है बड़े और हावी हो गए। हालांकि 2009 के बाद क्राइसिस आया, मंदी आया, तो दोनों अपॉर्चुनिटी भी है सब हमारे लिए। लेकिन उन्होंने बौद्धिक संपत्ति अधिकारों में उस समय हमने जो कंसेशन मांगे थे उनको वापस लेना चाहते हैं। जैसे कि सेक्शन 3D हम अपने पेटेंट लॉ में यूज करते हैं, जिसके कहना है कि कम से कम ट्रिवियल प्रोडक्ट्स को पेटेंट ना दिए जाए, वो थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, उसके ऊपर फिर जो है नया प्रोडक्ट ले आते हैं, और उसमें कोई थेरेपेटिक बेनिफिट ज्यादा नहीं है, लेकिन उसको इम्पोज करना चाहते हैं अपनी मार्केट पावर से, एडवर्टाइजिंग से, प्रमोशन से बाजार बना लेते हैं। और आप और डॉक्टर को भी खूब गिफ्ट दिए जाते हैं, और आप लोग और मैं लोग खरीदते हैं उस दवाओं को, ट्रेड केमिस्ट के पास जाते हैं। तो कहते हैं ये सेक्शन 3D उन्होंने, नवराटिस ने हमारे को कोर्ट में लेके गए, और प्रभाषी देवन जी ने जज थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सेक्शन 3D हमारा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये WTO के जो तहत जो है कोई इसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि एक नॉन वायलेशन क्लॉज है, तो भाई यदि उनको लगता है
कि आप हालांकि कोई वायलेशन नहीं कर रहे WTO एग्रीमेंट में, लेकिन उनके ऊपर, उनके बाजार के ऊपर आघात हो रहा है, तो वो आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट में लेके जा सकते हैं। अभी तक मॉरेटोरियम था और वो मॉरेटोरियम हटाना चाहते हैं, उस मॉरेटोरियम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, आपके वैद्यों ने, भक्तों ने, आपने उन नॉलेज को जो है अभी उसी को वो चोरी कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो फिर दवाएं बनाते हैं, नए सीड्स बनाते हैं। तो एक हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की थी सन 2002 में, उसके लिए नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था, बना था 82 में। और इसी तरह से हमारे पेटेंट लॉ में हमने एक छोटा सा कानून डाला था कि भाई जो भी नया बायोलॉजिकल, क्योंकि आजकल जरे बायोलॉजिकल उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें आप डिस्क्लोज करिए कि आपने किस बायोलॉजिकल मटेरियल से इस नए सीड को या इस नई दवा को आपने विकसित किया है। तो उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रीटी हम मांग रहे हैं कि भाई करो, हमारे राइट्स को रिस्पेक्ट करो। यहाँ हमारी दार्जिलिंग चाय है, यहाँ हमारी कंजीवरम की साड़ियाँ हैं, तुम अपनी वाइन्स के ऊपर, शैंपेन के ऊपर ही सिर्फ अधिकार ना दो, हमें इनके ऊपर भी अधिकार दो। भाई हमारी भी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं उसकी तुम रिस्पेक्ट करो, उसके ऊपर प्रोटेक्शन दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। इन मुद्दों के ऊपर, ये बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के मामले हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत करने को हमारे साथ तैयार सवाल ये उठता है कि ऐसे में जब मैं कहूँ कि एक के बाद एक हर सेक्टर में ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज अपने प्रॉफिट को देखते हुए नीतियां बना रहे हैं और WTO के जरिए थोपना चाहते हैं, तो विकल्प क्या है सरकार के सामने, भारत के सामने विकल्प क्या है सरकार के पास? देखिए, भारत ने हमेशा नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और 86 में भी निभाई। तब विकसित देशों ने भी हमारा सामना किया, लेकिन हमने कैसे उनका सामना किया? हमने सारे विकासशील देशों को इकट्ठा किया। सबसे पहले तो एकजुटता उनके बीच में ला पाए, और इसी कारण जो है 1986 से लेकर 1999 तक जो है आसानी से वो हमारे ऊपर विषयों को जो थोपने की कोशिश कर रहे थे, उसको वो जो है कम से कम पूरी तरह से हमारे ऊपर लाद नहीं पाए, है ना, क्योंकि वो एकजुटता थी विकासशील देशों में। तो सबसे पहला तो यही होगा कि यदि आपने फर्म रहना है, यदि अपने मुद्दों के ऊपर आपने अपना बचाव करना है, और जो हम मुद्दे जिनके ऊपर विकसित देशों के ऊपर जो कह रहे हैं कि भाई तुम उस पर चर्चा करो और अपनी नीतियों को बदलो, अपनी सब्सिडीज को कम करो, उसके ऊपर यदि बातचीत करवानी है तो यदि हमारे पीछे अपन ये ना फील करें, क्योंकि वो क्या आजकल आवाज़ उठा रहे हैं कि तुम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट हो। पेरिस में भी उन्होंने यही उठाया कि तुम जो है एक ऑब्स्टेकल हो, तुम एक बाधा बन रहे हो। पहला फार्मूला है कि हम यूनाइट करें डेवलपिंग कंट्रीज को, इसके आगे। और यदि वो आपको, एक तो ये है, दूसरा जो है हमारा बाजार कोई छोटा नहीं है, हमारा जो है मार्केट जो है चीन ने भी अपने आप को जो है उसने ट्रेड एग्रीमेंट्स को, तो जो खास करके नए मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उन्होंने अपनी नीतियां अपने आप तय की हैं, और उन्होंने भी हमारा साथ दिया था सिंगापुर में, इन एग्रीमेंट्स को बनने नहीं दिया था, चाहे वो नए इशू जिनको मैंने 21वीं सदी के इश्यूज किया, इसके ऊपर फर्म रहे। ये तीसरी मुख्य बात होगी, आप एकजुटता लाएं, नंबर एक। दूसरा जो फर्म रहे, आप हिंदुस्तान और फील मत करें कि आप बाधा बन रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं। और तीसरा, नए मुद्दों का रास्ता मत खोलें, और अपने यदि ये आप स्टैंड लेते हैं, क्योंकि WTO में एक अभी भी हमने रास्ता खोल लिया था अपने लिए कि आप जो है यदि कंसेंसस नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो आप कहें कि हम आपके साथ सहमत नहीं है तो कंसेंसस नहीं है, तो यदि देश को छोटे-छोटे फर्म रहना होगा, और छोटे-छोटे गेन्स के लिए, जैसे कि कई बार बात होती है कि अपन मोड 4 एक सर्विसेज का मामले, सेवाओं का मामला, हमने ज़्यादा चर्चा हमने इस समय हम नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, अभी ऑक्यूपाई UGC चल रहा है कार्यक्रम, उसमें कहा कि एजुकेशन आउट ऑफ WTO, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र निर्माण की सेवाएं हैं, चाहे वो हेल्थ जो है हमारे मानव निर्माण की सेवाएं हैं, इसके ऊपर कोई अपन उनको कंसेशन मत दें। और मोड 4, जो कि मोड 4 का क्या होता है, जरा इसमें बहुत संक्षेप में यदि मैं आपको कहूँ, कुछ हमारे इंजीनियर जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है H1B वीजा लेके US में जाके बॉडी शॉपिंग करते थे ना अपन, जहाँ कुछ और लोग जो है, क्योंकि वो स्किल्ड मैन पावर जो है
उसके लिए ही सिर्फ वो मोड 4 ज़्यादा जो है अपनाया जाता है, लागू होता है। वो तो वैसे भी उनको ज़रूरत है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी स्किल्ड नर्सेस, उनकी यदि उनको ज़रूरत है तो वो तो बिना एग्रीमेंट के भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन यदि दूसरी जो लेबर है उसके लिए तो वो कोई खुली छूट नहीं है, ना ही वो देंगे। और मोड 4 के लिए कुछ चीज़ के लिए स्किल्ड नर्सेज के लिए, लेकिन वो फायदा क्योंकि अपने ही होने वाला, तो क्यों अपन अपना शिक्षा का क्षेत्र खोले, क्यों अपन स्वास्थ्य का क्षेत्र खोले। तो ये समझदारी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन नवोदारीकरण की नीतियों के तहत लगता है कि हमें तो ग्लोबली इंटीग्रेट करना ही चाहिए। और ग्लोबली इंटीग्रेशन की मैं आपको दूसरी चुनौती बता दूं, उन्होंने WTO के बाहर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और मेगा रीजनल एग्रीमेंट, TTIP, TPP, और ये जो सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने कर लिए हैं, आपको अलग करके, जैसे मैंने प्लूरीलैटरल बताया था कि वो 21 देश लेके छोटे देश कुछ ले लेते हैं और दूसरे देशों को साथ में लेके अपने एग्रीमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद वो WTO में लाना चाहते हैं, और उसमें जो नई पाबंदियां, नई वो आपको थोपने की। यानी कुल मिलाकर भारत को बहुत ही सतर्क रहना होगा इस बैठक में, तभी शायद अपने हितों की वो रक्षा कर सकता है। और साथ ही साथ निगोशिएट करना होगा, उन कमजोरियों को भी देखना होगा कि जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के सामने हैं, उनके लिहाज से वहां पर वो अपने लिए और स्पेस क्रिएट कर सकता है। और उनमें भी अंतर्विरोध है, उन अंतर्विरोधों का फायदा उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो तरकश के आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब बन रही है हमारे साथ, आप नई खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजसभा टीवी।